बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 8 हम लोग आ रहे हैं जी अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 11 अकाउंट्स एंड रिटर्न्स के ऊपर। बेटे हमने क्लास में फिजिकली डिस्कस कर लिया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके सामने बनती हैं, ये मैंने बड़े डिटेल में समझाया कि ये मैनेजमेंट बनाती है, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। फिर मैंने ये भी बताया था कि बेटा इसकी ऑथराइजेशन भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज भी मैनेजमेंट ने ही करनी है। और ये भी समझाया था बेटे कि किस तरह मैनेजमेंट इसे ऑथराइज करती है, फिर इसका ऑडिट कराया जाता है, ऑडिट कराने के बाद एजीएम कराई, एजीएम का नोटिस भेजा जाता है, नोटिस भेजने के बाद एजीएम कराई, 21 दिन के नोटिस के बाद एजीएम कंडक्ट की जाती है। तो बिल्कुल वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर और ये भी बात याद हो तो मैंने आपको कहा था बेटा अगर अनलिस्टेड फाइनेंशियल है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो उस केस में सिर्फ एक चीफ एग्जेक्टिव और एटलीस्ट वन डायरेक्टर जो है इसको ऑथराइज करते हैं। लेकिन अगर ये कंपनी लिस्टेड हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन ऑथराइज करेगा? फिर तीनों लोग ऑथराइज करेंगे, सीईओ, सीएफओ एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर। अब यहीं पे एक छोटी सी बात समझाता हूं कि व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटे अगर आपको याद हो, आपके अकाउंटिंग के टीचर्स ने बहुत डिटेल में आपको समझाया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ऐसा ही है जी, एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। Statement of financial position, comprehensive income, change in equity, cash flow statement and ultimately the notes to the account। ये 5 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट और एक नोट्स मिलकर आपकी क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। में कुछ भूल तो नहीं रहा ना? बिल्कुल ठीक है। ये 5 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट और एक नोट्स मिलकर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। बेटा इनकी हर पेज के ऊपर ये 2, 3, 4, इन चारों स्टेटमेंट के अगर 2-2 पेजेस भी है ना, तो हर पेज के ऊपर डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी सीएफओ जो है वो साइन करेगा। जबकि मैं प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं, जबकि नोट्स का जो लास्ट पेज होगा, लास्ट पेज ऑफ द नोट्स, बेटा ये हमेशा साइन होगा बाय द सीईओ, डायरेक्टर एंड सीएफओ। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगली बात करते हैं। बेटा जो ही ये काम हो गया, इसका ऑडिट कराया जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, तो ये इस एजीएम का नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस ऑफ द मीटिंग। अच्छा, इस नोटिस के साथ बेटे सब कुछ अटैच कर दिया जाता है। पहली बात डायरेक्टर रिपोर्ट, नंबर 2 चेयरमैन रिपोर्ट, नंबर 3 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट। अब मज़े की बात यह है कि मैंने ये फिजिकल क्लास में भी आपको समझाया था कि जनाबे वाला ये नहीं होता कि मैं ये कहूँ कि जी जी प्लीज़, ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया था। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये नहीं होता कि आप मीटिंग में आए और मीटिंग में आकर आपको फाइनेंशियल दी जाए, तो आपको टाइम ही नहीं मिला जब रीड आउट करने का, तो आप मीटिंग में क्या प्रोडक्टिव डिस्कशन करोगे? सो प्रोडक्टिव डिस्कशन के लिए जब नोटिस भेजा जाता है मीटिंग का, तो मीटिंग के नोटिस के साथ ही ये चीज़ें भेजी जाती हैं, जिसके अंदर डायरेक्टर रिपोर्ट है, ऑडिटर रिपोर्ट है, ठीक है, चेयरमैन रिपोर्ट है। हाँ, चेयरमैन रिपोर्ट के आगे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है लिस्टेड। ये बात याद रखिएगा कि चेयरमैन रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में अप्लाई होती है, नॉन लिस्टेड के केस में चेयरमैन रिपोर्ट नहीं होती। ठीक हो गया जी? और ये भेज दी जाएगी मेंबर्स को, ताकि मेंबर 21 दिन है आराम सुकून से पढ़े, तसल्ली से पढ़ के फिर तशरीफ लाए। ठीक है, और अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी हो तो फिर इसका नोटिस थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाएगा। अब इसका नोटिस किसको भिजवाया जाएगा? बेटा रजिस्ट्रार को, कमीशन को, और एक कॉपी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी भिजवाई जाएगी। अलॉन्ग विद द सेंडिंग ऑफ दीज थिंग्स टू द मेंबर, आपने ये तमाम चीज़ें रजिस्ट्रार, कमीशन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी भिजवानी है। इसके साथ ही मैंने ये वाला एरिया मुकम्मल किया, तो मैं अब ज़रा चाहता हूँ कि पहले हम ज़रा इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ लें, समझ लें, देन हम आएंगे अपने एरिया की तरफ। देखो जी, हमारा एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न जो है, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बुक्स ऑफ अकाउंट, कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट होती क्या है, लॉ किसे बुक्स ऑफ अकाउंट समझता है। नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले वो सामने लिखी हुई है कि इन 4 स्टेटमेंट और नोट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, तो लॉ की डेफिनेशन भी देखेंगे। फिर तीसरी है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
कि भाई ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं। देखो एक ग्रुप जो है वो, देखो जैसा मैं कहूँ अगर एक आसान बात में कि मिलर ट्रैक्टर है सपोज, वंस अगेन मुझे याद आ गई, और MIPL उसकी सब्सिडरी है, तो एक तो बनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी मिल्लत की, एक ट्रैक्टर की, एक बनी मिल्लत इंडस्ट्रियल की, एक ग्रुप की भी तो बनेगी एज अ सिंगल यूनिट, उसे बोलते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आप अक्सर FAR 2 में गालबन कंसोलिडेट, या 1 में या 2 में आई डोंट नो, कंसोलिडेशन पढ़ते हो, वो इसी पर्पस के लिए पढ़ते हो कि आप उन फाइनेंशियल से क्या बनाते हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, उन्हीं को ग्रुप फाइनेंशियल बोला जाता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या गाइडलाइंस मौजूद है लॉ में टाइमलाइन के हवाले से। फिर यहाँ पे एक खूबसूरत बात आएगी डायरेक्टर रिपोर्ट की, जिसका बार बार मैं तस्करा कर रहा हूँ, बल्कि आपको भी डायरेक्टर रिपोर्ट दिखाई भी रिलेटेड पार्टी के हवाले से पिछले लेक्चर में। तो डायरेक्टर रिपोर्ट आएगी, फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस का कॉन्सेप्ट आएगा, ये दो बातें डिस्कस करेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल बात डायरेक्टर रिपोर्ट की है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस हर एक के केस में एप्लीकेबल नहीं हो रही होती। अच्छा, फिर अगली लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा एनुअल रिटर्न का, जिसमें रिसेंटली बहुत सी चेंजेस आ चुकी हैं एनुअल रिटर्न्स के अंदर। अब चेंजेस से क्या मुराद है मेरी कि एक्चुअली आपका SECP आपका रेगुलेटर है, तो उसने क्या किया है, एनुअल रिटर्न के फॉर्म्स को चेंज कर दिया है। अब पहले किसी ज़माने में बड़े आराम से बोला जाता था फॉर्म ए, फॉर्म 29, बट अब इनफैक्ट फॉर्म 29 नहीं होता। तो मैं आपको इंशाल्लाह वक्त के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्म अब फाइल किए जाते हैं। उसने फॉर्म 9 नाम रख दिया, फॉर्म 19 नाम रख दिया है, तो वो फॉर्म्स उसके साथ अब सबमिट होते हैं एनुअल रिटर्न के टाइम पे। ठीक हो गया जी। तो ये एनुअल रिटर्न है फिफ्थ जो है। ठीक है, तो ये 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटे इसके, जो हमने पढ़ने हैं। हम सबसे पहले ज़रा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है, कहता है बुक्स एंड पेपर्स एंड बुक और पेपर इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, डीड, वाउचर, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स एंड रजिस्टर मेंटेन्ड ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रहे हैं। यानी इसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट में खाली वाउचर्स नहीं है, बल्कि बुक ऑफ अकाउंट्स में सब कुछ आ जाता है, इवन कि उसके बैक एंड रिकॉर्ड्स, वो डीड्स, वो पेपर जो आप सारे जाके ऑडिट में देख रहे होते हो, वो एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। और वो आपने बेशक इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किए हों या फिजिकली पेपर में मेंटेन किए हों। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 क्या सिखा रहा है कि आपने क्या क्या मेंटेन करना है। कहता है ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी, कंपनी ने जितने पैसे वसूल किए हैं, जितने पैसे खर्च किए हैं, एंड मैटर्स इन रिलेशन टू विच द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, या उससे रिलेटेड कोई भी मैटर जो है वो आपने रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट करना है। नंबर 2, ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी, जितनी सेल परचेज की है कंपनी ने। ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, इसी की बेस तो बैलेंस शीट बनती है। एंड आइटम ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटी, ये उन कंपनीज के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। वो आपको शायद इल्म होगा, अब तक तो आप इस पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे कि ट्रेडिंग कंपनी हो तो P&L बड़ा आसान होता है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल भी बड़े आराम से निकल रही होती है। कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जबकि अगर आप बात करोगे कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ अ मैन्युफैक्चरर, तो आपको अगर याद हो वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऐड करेंगे, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर जाके नीचे उसमें ऐड और लेस फिनिश गुड, सॉरी बल्कि ऐड और लेस वर्क इन प्रोसेस, ऐड और लेस फिनिश गुड, तब जाके कैलकुलेट होती है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इनफैक्ट ये उसके हवाले से जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, यू हैव टू मेंटेन दैट। लें जी, अगली बात पे आते हैं, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन। बहुत आसान आसान सी डेफिनेशंस हैं। फाइनेंशियल ईयर कहते हैं फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट मींस the period in respect of which any financial statement of the company or the body corporate, as the case may be, laid before it in the journal meeting is made up, whether that period is year or not। बेटा मैंने शायद क्लास में भी आपको एक दफ़ा समझाया था कि फाइनेंशियल ईयर हम अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लिखते हैं फॉर द ईयर। उसका मतलब होता है ये 12 महीने की फाइनेंशियल है। अगर 12 महीने से ऊपर या नीचे बन रही हो तो हम लिखते हैं फॉर द पीरियड। और एक और बात मैंने समझाई थी कि कंपनी का जो पहला फाइनेंशियल ईयर होता है वो 12 महीने से ज़्यादा का या कम का हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है ना, वहाँ से लेकर आपने अपना फाइनेंशियल ईयर बनाना होता है। तो 1 साल से ज़्यादा का भी हो सकता है, 1 साल से कम का भी हो सकता है। तो वो यही कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और एनी बॉडी को मीन्स द पीरियड in respect of which any financial statement of the company laid before in its general meeting is made up,
whether that period is a year or not। कहता है वो पीरियड फाइनेंशियल ईयर वो ईयर है जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और एजीएम में प्रेजेंट कर देते हैं, बेशक वो 1 साल की हो या ना हो। फिर मैंने ये भी सिखाया था, इंशाल्लाह पढ़ते पढ़ते आगे वो बात आ भी जाएगी कि पहले साल की फाइनेंशियल 1 साल से ज़्यादा या कम हो सकती हैं, क्योंकि सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो वेरी करती है। जबकि मैंने ये बताया था कि फाइनेंशियल क्या नाम है कि जब आपका अगला साल आएगा नेक्स्ट ईयर, उसमें 1 साल की ही फाइनेंशियल होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती ही 12 महीने की है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय अ कंपनी। लो जी, अगली रिक्वायरमेंट कंपनी के ऊपर के बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन करनी है। तो बड़ी आसान सी बात उसने लिखी हुई है कि कहाँ मेंटेन करनी है। उसने कहा रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन करो। कहता है कहीं और, देखो बुक्स ऑफ अकाउंट में सब कुछ है, वाउचर्स, एविडेंस, सब कुछ, एग्रीमेंट्स, एवरीथिंग जो भी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैक पे है ना, इवन के सेल की जो सेल इनवॉइस है वो भी आपका बुक ऑफ अकाउंट है, परचेज की परचेज इनवॉइस, एक्सपेंस के बिल्स, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉल करता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपने वो मेंटेन करना है रजिस्टर ऑफिस में। अगर रजिस्टर ऑफिस में जगह ना हो फिर क्या करें? कहते हैं फिर किसी और जगह पे मेंटेन कर लें, लेकिन उसमें फिर हमारी गाइडलाइन समझ लें। Every company shall prepare and keep at its registered office of the registered office books of accounts and other relevant books and papers and financial statement for every financial year, which gives a true and fair view of the state of the affairs of the company, including that of its branch office if any। अगर ब्रांचेस भी हैं तो उनका रिकॉर्ड भी आपने मेंटेन करना है हेड ऑफिस के अंदर, सॉरी रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। आगे चलते हैं, ये मैं पहले पढ़ रहा हूँ जरा, पहले ये वाली बात, कॉस्ट अकाउंट बाद में आता हूँ। All or any of the books of account aforesaid and other relevant paper may be kept at such other place in Pakistan as the board may decide। कहता है किसी और जगह रख सकते हो, लेकिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल होगी उस पर। एंड वेयर सच डिसीजन इज टेकन, और जहां पे ऐसा डिसीजन हो जाए कि बोर्ड ने इजाजत दे दी हो कि हेड ऑफिस नहीं कहना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में जगह नहीं है, आप कहीं और रख लें, तो कंपनी शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार आर नोटिस इन राइटिंग गिविंग द फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस विद इन 7 days ऑफ द डिसीजन। तो कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रार के साथ एक नोटिस फाइल करेगी इन राइटिंग गिविंग द फुल एड्रेस ऑफ के जब अगर डिसाइड कर लिया वही एक्चुअली हम बोर्ड रेजोल्यूशन उठा के हम रजिस्ट्रार को जमा करा देते हैं कि जनाबे वाला ये नया एड्रेस है जहां के ऊपर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मौजूद मिलेंगे। लेकिन वो हमने काम क्या करना है, 7 दिनों के अंदर अंदर, यानी जो ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई और वो डिसीजन हो गया, 7 दिनों के अंदर अंदर वो एड्रेस जो है रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देना है कि ये नया एड्रेस है जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पड़े हुए हैं, आप देखना चाहें तो आपकी मर्जी है, देख लें। एक छोटी सी बात और, अगर मेरी फॉर एग्जांपल जैसा बैंक्स के केस में होता है कि मेरी 100 ब्रांचेज हैं, 150 ब्रांचें हैं, 200 ब्रांचें हैं, तो क्या 200 ब्रांचेस का डाटा रजिस्टर ऑफिस में कैसे आएगा, रोज की रोज कैसे डाटा मेंटेन होगा? तो उसने यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कंपनी को। उसने कहा यार परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा सूरत हाल हो कि आपकी 150-200 ब्रांचेस हैं, तो आप क्या कीजिए, आप ऐसा करें कि उधर की 200 ब्रांचेस से कहें कि अपनी जो समरी है ना हमें वो भेज दें और समरी मेंटेन कर लें रजिस्टर ऑफिस में, बाकी डाटा वहीं पड़ा रहने दें। अगर आपके ऑडिटर को चाहिए होगा तो उनसे कहिएगा उंगली रखें कि कौन सा डाटा चाहिए, हम वो मंगवा के दे दें। और होता भी ऐसे है, ऑडिटर भी इसी तरह रिलाय करता है, ऑडिटर उनसे 100% डाटा नहीं मांगता, वो कहता है जो ब्रांच चाहिए आप वो बता दें, उसका डाटा मंगवा लेते हैं, बाकी सबका फिजिबल नहीं है कि वो रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन किया जाए। तो यही बात उसने यहाँ पे बोली है कि हाँ ये देखिए, where a company has a branch office in Pakistan or outside Pakistan, it shall be deemed to have complied with the requirement। तो ऐसा समझा जाएगा कि उन्होंने requirements जो हैं यही वाली book of account maintain करने वाली इसकी comply कर ली है। If proper books of account relating to the transaction affected at the branch office are kept at the branch office, यानी जो डाटा भी बना है वो सारा ब्रांच ऑफिस में मेंटेन है, and proper summarized return are sent periodically by the branch office to the company, और जो समरी है वो आप भिजवा दें periodically to the company at its register office or other place where the books of accounts are kept। तो आप periodically may be monthly, may be bi-weekly, it's up to you कि आपने कैसे periodically को डिटरमिन करना है। तो आप वो समरी मंगवा लिया करें, लोग 6 महीने बाद मंगवा लेते हैं, 1 महीने बाद मंगवा लेते हैं, तो समरी periodically मंगवाते रहें, डाटा वहीं रहने दें। तो ऐसा समझा जाएगा कि आपने इस सेक्शन की प्रॉपर कंप्लायंस कर ली है। फिर आता है जी इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर। इसको पढ़ने से पहले अब मैं कॉस्ट अकाउंट जो है ऊपर पढ़ा दूं। लो जी, कॉस्ट अकाउंट के बारे में ये लिखा हुआ है कि जो
कहते हैं जो कंपनीज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, कहते हैं इन केस अ कंपनी एंगेज इन द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटी, उनको कहा जाता है कि आप अपना कॉस्ट डाटा भी मेंटेन करें कि आप इस प्राइस तक कैसे पहुंचे, ये जो आपने पर यूनिट प्राइस निकाली है कैसे निकाली। तो वो कहता है such particulars relating to utilization of material or labor or the other inputs or item of the cost as may be specified shall also be maintained। तो आपने अपनी फैक्ट्री का डाटा, प्रोडक्शन का डाटा, प्रोसेसेस का डाटा भी मेंटेन करना है क्योंकि वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा समझा जाता है। इज दैट क्लियर? तो जी ये छोटी सी बात थी। इसके बाद हम आ जाते हैं जी अब इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर्स के ऊपर। बड़ी आसान आसान सी बातें कर रहा हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा। कहता बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर मेंटेन्ड बाय द कंपनी विद इन पाकिस्तान shall be open to inspection by any director। जब डायरेक्टर चाहें उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर, लेकिन प्लीज बिजनेस आवर्स में 9 to 5 में। एंड इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफ एनी मेंटेन्ड आउटसाइड द कंट्री, अगर मुल्क से बाहर कोई ब्रांच और डाटा वहां पड़ा हुआ है तो कहता है डायरेक्टर कहेंगे तो आप डाटा मंगवाएं उसके लिए। कॉपीज ऑफ सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी मेंटेन्ड एंड प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी। अगर आप डायरेक्टर कह दें मुझे वो डाटा देखना है तो उस डॉक्यूमेंट्स की, उस ब्रांच का डाटा की कॉपी मंगवाएं और डायरेक्टर को इंस्पेक्ट कराएं। ये डायरेक्टर का राइट है जो कि लॉ ने उसे दिया है। Where such inspection is made, the officer or other employee of the company shall give to the director making such inspection all assistance in connection with the inspection which the company is reasonably expected to give। कहते हैं एक दफ़ा जब इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाए, डायरेक्टर कहे मैंने इंस्पेक्शन करनी है, तो जो कहता है जो एम्प्लॉई है, जो ऑफिसर है, वो अपनी बेस्ट एफर्ट करेगा और वो डाटा प्रोवाइड करेगा जो डायरेक्टर उससे एक्सपेक्ट करता है या उसको इंस्पेक्शन के लिए चाहिए। इज दैट क्लियर? ये तो होगी इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर। क्या लॉ मेंबर को भी इख्तियारात देता है कि वो बुक्स को इंस्पेक्ट करें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? वो कहता है मेंबर्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउएवर कंपनीज एक्ट or the director or the general meeting may authorize member to inspect the book of account। कहता है डायरेक्टली लॉ ने कोई इख्तियारात नहीं दिए मेंबर को कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करे। हाँ, अगर डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग या फिर जनरल मीटिंग में मेंबर ऑथराइज कर दें किसी मेंबर को कि तू बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर ले तो फिर करवा दीजिएगा, अदरवाइज किसी मेंबर के पास ये राइट मौजूद नहीं है। एक और बात जी टाइम पीरियड के हवाले से कि डॉक्यूमेंट तो संभाल के रखने हैं, कितनी देर के लिए? तो वो कहते हैं 10 सालों के लिए तो कम से कम संभाल के रखो। द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 years immediately preceding a financial year together with the vouchers relevant to any entry in such books shall be kept in good order। तो वो कहता है 10 फाइनेंशियल ईयर immediately preceding a financial year, जिस साल खत्म हुआ है इससे पिछले, जिस साल ये फाइनेंशियल ईयर जो बिलोंग करते हैं 2024 खत्म हुआ 30 जून का, तो पिछले 10 साल तक, अगले 10 साल तक संभाल के रखना है या पिछले 10 साल का भी डाटा मौजूद होना चाहिए। दोनों तरह बात को समझा जा सकता है। तो कहता है नॉट लेस देन 10 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग अ फाइनेंशियल ईयर, जो इससे पीछे वाले 10 साल हैं मुकम्मल होने चाहिए। ठीक हो गया जी, आगे चलता हूँ। रिक्वायरमेंट फॉर लिक्विडेटर, बड़ी अजीब सी बात है लेकिन वाइंडिंग अप की बात है जी। जब लिक्विडेटर आ जाता है तो लिक्विडेटर of the company appointed for winding up is also required to maintain the above stated book of accounts of the company during its winding up। ये बात आपके शायद सिलेबस में नहीं आएगी लेकिन ये वाइंडिंग अप के सेक्शन में ये बात लिखी हुई है क्लियरली कि अगर वाइंडिंग अप का पीरियड प्रिस्क्राइब पीरियड से ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर लिक्विडेटर को कहा जाता है कि उसी तरह जिस तरह कंपनी अपने हर साल अकाउंट क्लोज करती है, उसकी एजीएम कराती है, उसको भी कहा जाएगा तुम अकाउंट क्लोज करो, अकाउंट्स बनाओ, एजीएम करवाओ, ताकि एजीएम नहीं सॉरी उस वक्त अकाउंट्स प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो अकाउंट्स करवाओ उसके लिए, और मेंबर को बुलाओ, लेकिन मेंबर आता कोई नहीं है, खत्म हो गई थी कंपनी, तो टेक्निकली उसको भी अकाउंट्स मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट लॉ में मौजूद है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 इसी से रेलेवेंट है बेटे। हम जरा आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, जल्दी से जरा खत्म करते हैं इसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द कंपनी इंक्लूड्स फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द एंड ऑफ द पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, और इन केस द कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, अगर कंपनी नॉन प्रॉफिट हो तो बेटा वो पीएनएल नहीं बनाती क्योंकि प्रॉफिट तो वो कमा ही नहीं रही होती, तो वो बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी को रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है फिर वो, ठीक है। और अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द पीरियड
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स आ जाते हैं, कंप्राइजिंग अ समरी ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। आगे जो दो बातें हैं ये क्यों लिखी हुई हैं वो समझा देता हूँ। कहते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, तो वो आप भी बल्कि अब तो FAR 2 करते हो, आप करंट ईयर लिखते हो, उसके साथ में कंपैरेटिव ईयर भी लिखा जाता है प्रेजेंट सेक ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए। और लास्ट बात जो लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाती है, अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं है। और एनी अदर स्टेटमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये बड़ी प्यारी बात है कि ये कौन सी बात हुई बेटा, अगर हम, वरना मेरे नज़दीक वही 4 स्टेटमेंट है और एक नोट्स हैं, तो ये दो बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों लिखी जा रही हैं। कंपैरेटिव का वर्ड इसलिए लिखा गया क्योंकि वो ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होता है, और जो एनी अदर स्टेटमेंट है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि बेटे अगर कभी आप स्पेशलाइज फाइनेंशियल उठा के देखो ना, जिस तरह इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनीज हैं, इनकी जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओ तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह इंश्योरेंस के अंदर एडिशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जो P&L का हिस्सा होती हैं, या सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होती हैं, जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम, लाइक दैट, स्टेटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ये सब स्टेटमेंट जो हैं वो एडिशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड हो जाती हैं। अब टेक्निकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो हिस्सा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो मैटर, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनती हैं। इसीलिए उसने लिखा हुआ है एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, कि वो स्टेटमेंट जो कि इसका हिस्सा बन जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगली बात है जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो कहते हैं CFO मीन्स एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म सच फंक्शन एंड ड्यूटीज एज आर कस्टमरी परफॉर्म बाय द चीफ। तो ये बड़ी बकवास सी डेफिनेशन है, इसको करने का कोई फायदा नहीं है। कहते हैं CFO वो है जो CFO के फंक्शन परफॉर्म करे, तो ऐसा ही लिखा हुआ उसने। तो जी इसके साथ ही यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मेरा बस यही मकसद था पढ़ाने का, आपकी बेस बिल्ट हो जाए इंशाल्लाह। यहीं से आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सहायता फरमाए। थैंक यू।